तमाम लोगों को कि फिर से एक ज़ूम सेशन के माध्यम से अपने उन नए चैंपियन के साथ रूबरू होना। जिन लोगों ने कहीं न कहीं अपने दिल और दिमाग में कुछ न कुछ बड़े ख्वाब, बड़े सपने पाल के बैठे हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि वो सारे जुनूनी लोग चूँकि शायद मुझे लग रहा है कि नंबर्स जो है वो फुल हो चुके हैं। वो सारे जुनूनी लोग जितने बैठे हुए हैं, वो कहीं न कहीं अपने आप को मेरी समझ से वो लकी मान रहे होंगे कि आज इस प्रोग्राम के अंदर उनकी एंट्री हुई है। और अगर मेरी शब्दों में समझे तो मैं लक को ज़्यादा नहीं मानता, मैं लक को उसी तरीके से मानता हूँ कि मेरे लिए लक उतना ही वैल्यू करता है कि आप अगर सही समय के ऊपर, सही जगह पे और सही लोगों के बीच अगर आप बैठे हुए हैं, तो वही आपके लिए सबसे बड़ा लक है। तो मुझे लग रहा है कि आज का जो हमारा सेशन है, आपके लिए समय भी बिल्कुल सही है, आपके लिए जगह भी बिल्कुल सही है और आप जिन लोगों के साथ बड़े-बड़े जो दिग्गज सूरमा हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, यही आपके लिए एक बहुत बड़ा लक है और मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो अगले 1 घंटे का सेशन हमारा है, ये सेशन आने वाले कल में चल के आपके ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। और जो ख्वाब आप अपनी आँखों से ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से देख रहे हैं, उन सारे ख्वाबों को एक-एक करके पूरे करने का मौका ये ड्यूसॉफ्ट आपको दे सकती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे आज इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, जो लोग मुझसे रूबरू होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी मुझसे उस तरीके की जान-पहचान नहीं होगी, आई मीन नए ड्यूसॉफ्टियन होंगे चूँकि पिछले 2 साल से जो कोरोना का पीरियड रहा है, तो हम लोग का जो फिज़िकल जो इंटरैक्शन रहा मीटिंग सेमिनार्स के माध्यम से वो थोड़े से कम हो गए, जिसकी वजह से हम लोग डिजिटल माध्यम में ज़्यादा आ गए। तो मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली मेरा नाम सुधांशु शेखर झा हुआ और मैं बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट मधुबनी जो कि फेमस है पूरी दुनिया के अंदर अपनी मिथिला पेंटिंग के लिए, वहीं से बिलॉन्ग्स करता हूँ और जो मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड है वो एक लोअर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता था। लेकिन मैट्रिक गाँव से पास करने के बाद 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद जैसे कि हर किसी गार्जियंस की घरवालों की इच्छा होती है कि वो अपने लाइफ के अंदर जो कुछ भी अचीव नहीं कर पाए, उनका बच्चा वो अचीवमेंट्स कर पाए। तो मेरे भी घर में मेरे माँ-पिताजी के सपने थे कि बेटा अच्छा करे लाइफ में। तो उन्होंने मुझे अपने गाँव से मैट्रिक पास करने के बाद मुझे वापस आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए पटना भेजा और मैं पटना आया, पटना में प्लस 2 में इंटरमीडिएट में एडमिशन ली और मेरा कुछ उस समय अगर आप बोले तो उस तरीके का कोई ड्रीम नहीं था, कोई सपना नहीं था। मैं ज़िंदगी में मुझे लगता है कि इस तरह का इंसान था कि मैं आगे का कुछ भी सोचा नहीं था कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन घर वालों का ये था कि कुछ डॉक्टर बनने की बात है तो ठीक है, मैं तैयारी करूँगा, मेडिकल की तैयारी करूँगा। मैं प्लस 2 के अंदर एडमिशन लिया। फिर 2 साल के अंदर अच्छे से प्लस 2 कंप्लीट किया और थोड़ा-सा अनलकी रहा इस मोड में कि फर्स्ट डिवीज़न नहीं आ पाया और 59.6% मार्क्स मतलब 0.4% मार्क्स से मेरा जो है फर्स्ट डिवीज़न का छूटा था। वो थोड़ा मलाल था उस समय और उसके बाद 1 साल बहुत ही जम के मेडिकल की तैयारी की और मेडिकल की तैयारी करने के बाद जब एग्ज़ाम दिया ऑल ओवर इंडिया मेडिकल लेवल का सीबीएसई का टेस्ट तो उस एग्ज़ाम के अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जबकि एग्ज़ाम मैंने अच्छे तरीके से दिया था, होप था कि सिलेक्शन होना चाहिए। जब घर वालों को ये पता चला कि एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो थोड़े से मायूस हुए लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मुझे हौसला दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि लाइफ़ में बेहतर करना है, अच्छा करना है, तो एक अटेम्प्ट कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, सेकंड अटेम्प्ट भी अच्छे से अगर मेहनत करोगे तो कर सकते हो। ये चीज़ें मैं आप तमाम लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ चूँकि जो मेरी ये स्टोरी है, आप देखेंगे जब आप उसको अपने साथ अटैच करेंगे तो कमोबेश हर किसी की स्टोरी वही होती है। और हम में से मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जो सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन लाइफ में आगे चल के बहुत कुछ कर नहीं पाते। तो इसलिए ये चीज़ें बताना ज़रूरी है कि किस तरीके से हम अपने लाइफ को एक शून्य के जगह से स्टार्ट करके और शिखर तक ले ले जा सकते हैं अगर हमारे अंदर उस तरह की चीज़ें आ जाए तो। तो मेडिकल की तैयारी होने के बाद एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट नहीं आया। घर वालों के बहुत दबाव के बाद कि एक अटेम्प्ट और दो,
मुझे अंदर से लगा, चूंकि होता क्या है कि जब आप जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो आप दुनिया को ठग सकते हैं। आप जितना मेहनत करेंगे, आप उसको बढ़ा चढ़ा के लोगों को बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो फिगर है, आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर अब उतनी इच्छा शक्ति नहीं है, उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं फिर से दोबारा मेडिकल की प्रिपरेशन में जा पाऊँ। तो जब आप एक सर्टेन एज ग्रुप पे आ जाते हैं, तो आपके गार्जियंस भी आपके साथ फ़ैमिलियर बिहेव करने लगते हैं, फ्रेंडली बिहेव करने लगते हैं। तो पापा ने मुझे कहा, "ठीक है, तुम ये बताओ क्या करना चाहते हो?" तो मैंने कहा कि अभी तो कुछ सोचा ही नहीं क्या करना है। बोला, "कुछ तो सोचोगे, लाइफ में कुछ तो करना है।" तो मैंने कहा, "ठीक है, देखते हैं, सोचते हैं।" फिर कुछ दिनों तक इसी तरीके से रहा, घूमता-टहलता। फिर सोचा कुछ तो लाइफ में करना है, क्या किया जाए, नहीं किया जाए। तो मैंने जिस कॉलेज से प्लस 2 किया था, उसी कॉलेज के अंदर ग्रेजुएशन में एडमिशन ली। चूँकि मैं साइंस बैकग्राउंड का था, तो मैंने केमिस्ट्री में जो डिग्री कोर्स होता है बीएससी का, उस डिग्री कोर्स में मैंने एडमिशन ले लिया पार्ट 1 के अंदर। मुश्किल से 10-12 दिन मैं कॉलेज गया था। तो 10-12 दिनों के बाद मेरे एक पुराने मित्र ने मुझे कॉल किया। उस ज़माने में ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट आज से बा लग तकरीबन 21 से 22 साल पुरानी बातें हैं। तो उस ज़माने में मोबाइल नहीं था, तो मैं अपने मामा जी के घर पे पटना में रह के पढ़ाई करता था। तो उस दोस्त ने मामा जी के घर पे वो बेस फ़ोन के ऊपर फ़ोन किया और मुझसे बात हुई। मिलने का समय फिक्स हुआ और हम लोग मिले पटना के गांधी मैदान में। और फर्स्ट टाइम उसी समय मुझे ड्यूसॉफ्ट के प्लान के बारे में मेरे दोस्त के माध्यम से इसकी जानकारी। जब मैंने प्लान को देखा, तो प्लान देखने के बाद, चूँकि जो पहला पार्ट था प्लान का, वो था एजुकेशन का, और एजुकेशन में जो बेस था वो कंप्यूटर का बेस था। तो उस समय तक मेरे पास कंप्यूटर की कोई जानकारी नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं था। या अगर आप ये कहें, तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पे भी मैंने तरीके से हाथ नहीं रखे थे उस समय। तो बहुत कुछ सिस्टम समझ में नहीं आया। लेकिन जब इस प्लान का दूसरा पार्ट, चूँकि उन्होंने पहले ही कहा था कि ये प्रोग्राम जो है ये अर्न वैल्यू लर्न का है। तो जब उन्होंने दूसरा पार्ट बताना शुरू किया और थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते गए प्लान, और प्लान जब आखिरी तक में आया, तो प्लान आखिरी तक में आने के बाद उन्होंने बताया कि अगर तुम मेहनत करोगे, तो 1 साल के अंदर इस प्लान के ज़रिए तुम 49 लाख रुपीज़ अर्न कर सकते हो। आप सोच सकते हैं कि उस समय मेरी उम्र तकरीबन 19 साढ़े 19 साल की रही होगी, और 19 साल के लड़के के दिमाग में, जो कि अपने घर से अपने पिताजी से महीने के 1200 रुपए लेके मैं पटना में पढ़ाई कर रहा था। तो महीने के 1200 रुपए लेके पढ़ाई करने वाले लड़के के दिमाग में अगर कोई ये प्लान डाले, इस साल के 49 लाख रुपए कमा सकते हो, तो आप सोच सकते हैं कि ये प्लान उसके दिमाग में उसी तरीके से गया होगा, या उसी तरीके से रिएक्शन किया होगा, जिस तरीके से एक 0 वॉट के बल्ब में अगर आप 440 वॉट का करंट डाल देंगे। अगर आप 0 वॉट के बल्ब में 440 वॉट का करंट डालेंगे, तो क्या होगा? वो बल्ब फ्यूज नहीं करेगा। वो बल्ब जो है ना, वो ब्लास्ट करेगा, और इस तरीके से ब्लास्ट करेगा कि फिर उसके जो शीशे के टुकड़े हैं, वो आजू-बाजू दिखाई भी आपको नहीं देंगे। लेकिन मुझे लगा कि अगर ये प्लान किसी ने बनाया है, कुछ है प्लान, कुछ तो होगा। उससे पहले कुछ भी, ना डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आइडिया था, ना सिस्टम के बारे में आइडिया था, ना पैसे कमाने के बारे में सोच रहा था। घर से तो सीधा आया था कि मेडिकल की तैयारी करना है, नहीं हुआ, तो ठीक है, अब ग्रेजुएशन करते हैं। आपको पता है कि ग्रेजुएशन की हिंदुस्तान के अंदर स्थिति क्या है? आज के तारीख के अंदर तकरीबन 55 से 60 लाख स्टूडेंट हर साल, जो सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, बीए, बीकॉम, बीएससी करते हैं। उनके पास किसी तरह का कोई रोजगार का साधन नहीं है। 60 लाख लोग, जबकि अगर आप टेक्निकल डिग्री की बात करेंगे, तो वो तो करोड़ में है। तो उस हिसाब से मतलब एक नॉर्मल सी लाइफ में ही आगे बढ़ रहा था। जब ये प्लान दिमाग के अंदर गया, तो एक चीज लगा कि अगर अगर ये चीज कागज पे लिखी जा सकती है, जो जो पेपर पे उन्होंने मुझे प्लान बताया, तो हो सकता है कि ये अगर कोई करे, तो ये अचीव भी हो सकता है। दिमाग के अंदर चीजें आए, क्योंकि होता क्या है कि किसी भी चीज को जब आप अचीव करते हैं, तो जब तक वो चीज आपका दिल और दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक आप उसमें स्टेप अप नहीं करते। और मुझे लगता है कि मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन करने, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको डिसीजन लेने में टाइम लगता है, कि सोचते हैं, करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, टाइम लेंगे। मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन करने का डिसीजन जो है कि मुझे इसको करना है, ये मैंने ऑलमोस्ट सेकंड्स में ले लिया था। 5-7 सेकंड के अंदर मेरे दिमाग में ये चला गया था कि मुझे इस सिस्टम को ज्वाइन करना। आगे क्या करना, नहीं करना है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे कंप्यूटर सीखेंगे, ये अलग चीज था।
और ये चीज इतने तरीके से मेरे दिमाग के अंदर घुस चुका था कि मैंने वहां से प्लान देख के आया अपने लॉज ये पे जहाँ पे था, वहां से रात की ही बस पकड़ी और सुबह चला गया अपने घर, क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए पैसे लेने थे। जब घर पहुंचा, मुझे याद है आज भी कि संडे का दिन था, पापा मेरे प्रोफेसर हैं कॉलेज में, तो छुट्टी था उनका। तो मैंने जो थोड़ा बहुत प्लान शाम में ही देखा था और सुबह तो मैं सोचा कि प्लान कुछ बताऊंगा तभी तो पापा से पैसे मांग पाऊंगा। तो मैंने थोड़ा बहुत प्लान बताया, याद भी नहीं था क्योंकि कंप्यूटर के बारे में उन्होंने बहुत सारा चीज बताया था जो सीखा समझा नहीं था, जानता नहीं था उसके बारे में, तो कुछ आइडिया नहीं है। मुझे लगा कंप्यूटर बताने से ज्यादा बेहतर है कि थोड़ा सा पैसे वाला बताऊंगा तो पापा ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। मैंने थोड़ा बहुत प्लान की इस तरीके से, पापा है और पढ़ाई भी इसके अंदर है और पढ़ाई के साथ साथ जो है इनकम भी है, और मुझे लग रहा है कि अगर इस तरीके से मैं इस सिस्टम को ज्वाइन करता हूँ तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज कि 1 साल के अंदर जो है इसमें 49 लाख रुपए कमाने की। और पापा बड़े गौर से इस चीज को सुन रहे थे। लगभग जब ये 5-7 मिनट का कन्वर्सेशन खत्म हुआ, तो उसके बाद पापा जो है अपने कुर्सी से उठ खड़े हुए और खड़े होके सीधे मुझे 2 वर्ड उन्होंने कहा कि कौन बताया तुमको ये जो काम है, ये कौन-सा काम तुम लेके आए हो? क्या करना चाहते हो? ये क्या चीटिंग फ्रॉडिंग का काम है? जो क्या चाहते हो कि जो जो सोसाइटी के अंदर हमारी इज्जत और नाम प्रतिष्ठा बचा हुआ, ये तुम खत्म कर दोगे? ये देखो, ये सारे बाल उड़ गए हैं, पक गए हैं। गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ इतने सालों से, अगर पूरे साल का जितने सालों से काम कर रहा हूँ, अगर सारी सैलरी भी जोड़ दूंगा ना, तब भी वो 49 लाख नहीं थी। और तुम कहते हो कि 1 साल के अंदर 49 लाख कमा। पढ़ाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है, पटना में रह के पढ़ाई करो, नहीं करना है, गाँव आ जाओ। यही वर्ड थे मेरे पापा, जब मैं उनसे ड्यूसॉट में ज्वाइनिंग के लिए पैसे ले। अब मुझे लगा कि अब मैं तो नॉर्मल बताया जैसा मेरे दोस्त ने बताया था। अब इतना बड़ा रिएक्शन होने के बाद मुझे लगा कि जो मैं सोच के मैं पूरी रात बस में सोया नहीं, कि सुबह जाऊँगा, वहाँ से पैसे मिलेंगे, पैसे लेके आऊँगा। ड्यूसो उस आज के तरीके से तो डिजिटल नहीं है कि आप फट से पेमेंट ड्यूसॉफ्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, पैसे चले जाते हैं। उस समय हम लोग ड्राफ्ट बनाया करते थे ड्यूसॉफ्ट के नाम से और उसको कुरियर करके या स्पीड पोस्ट से या रजिस्ट्री पोस्ट से दिल्ली भेजा करते थे। एक ही चीज़ कॉमन था कि उस समय भी अनुराग अवस्थी सर थे, उस समय भी गगनदीप बिल्डिंग था, उस समय भी सारा कुछ था और आज वही है, बाकी सब कुछ डिजिटलाइज़ हो गया। तो जब पापा ने मना कर दिया, उसके बाद सोचा कि एक बार जाके मैं माँ को ट्राई करता हूँ कि पैसे अगर उसके माध्यम से कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाए। मैंने माँ को जाके बताया प्लान के बारे में, थोड़ा-सा, चूँकि जब पापा पढ़े-लिखे हैं, नहीं समझ पाए तो माँ तो उस तरीके से थी नहीं। तो मैंने माँ को 2-3 लाइन में समझाया कि माँ ऐसा है, एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अगर मैं इसको जॉइन करूँगा तो मुझे पढ़ाई में भी हेल्प मिलेगा और तुम लोग जो मुझे ₹1200 महीने अभी पटना में पढ़ाई करने के लिए भेज रही हो, 6 महीने के बाद हो सकता है कि तुम लोग को पैसे भी भेजने की ज़रूरत हो और मेरी पढ़ाई के ऊपर जो खर्च आएँगे वो मैं खुद से वहन करूँ। तो पता नहीं माँ को क्या समझ में आया, नहीं आया। अगले आधे घंटे के अंदर माँ ने पिताजी को समझाया और मुझे पापा किसी तरीके से पैसे देने के लिए एग्री कर गए, रेडी हो, और मुझे पैसा मिला। जब पैसा मिल गया तो मतलब लगा कि दुनिया का जो है जंग जीत लिया मैंने, कि मुझे जॉइनिंग करने के पैसे मिल गए। फिर मैंने रात में बस पकड़ी, सुबह पटना पहुँचा। अगले दिन भारतीय स्टेट बैंक से जाके ड्यूसॉफ्ट के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनाया और अपने दोस्त के पास जाके उस ड्राफ्ट को दे दिया और कहा कि अब इसके आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो उसने मुझसे पूछा, दोस्त ने, कि कितने लोग की जान-पहचान तुम्हारी? मैंने कहा जान-पहचान तो अच्छी खासी है, 50-100 लोग तो हैं ही जान-पहचान के, बहुत भी क्रिकेट में उस समय बहुत अच्छा खेलता था, तो बहुत सारे टीम्स आपस में खेलते थे, तो बहुत सारे लड़के ऐसे थे जिनके साथ जान-पहचान थी, अच्छी थी, थोड़ा-सा सोशल भी था तो अच्छा ये था। उसके बाद जब लगा ड्यूसॉफ्ट में काम स्टार्ट किया और जब लोगों को जाके प्लान शो करने लगा, सारा कुछ होने लगा, करते-करते मैं आपको बताऊँ कि ऑलमोस्ट प्लान करते-करते मेरी जॉइनिंग आपने देखा होगा मेरे वीडियो के अंदर, मैं सितंबर 2001 में जॉइन किया था ड्यूसॉफ्ट और सितंबर 2001 से तकरीबन दिसंबर आने वाला, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने पूरे हो गए थे और लगभग मेरे लिस्ट्स के अंदर जो 100 लोग थे, उन 100 लोगों को मैंने इसमें प्लान कर दिया। और आपको जान के ताज्जुब हो जाएगा कि उस 100 में जो मेरे रिजल्ट थे, वो रिजल्ट मेरे थे 0। एक भी जॉइनिंग कन्वर्ट मैं नहीं कर पाया था उस 100 लोगों। आप सोच के देखिए कि 100 लोगों की जॉइनिंग की, ये वही सुधांशु शेखर झा है, जो शेर की तरह आज दहाड़ता है, जिसके आने से पहले डीडी की लाइन लगी होती है, बिना डीडी वाले लोग मिलते भी नहीं है। लेकिन जब लोगों के घर-घर जाता था और 100 लोगों को प्लान किया,
और उस 100 में जब रिजल्ट 0 आया, तो एक समय के लिए ये लगा कि यार शायद ये काम मेरे लिए नहीं। और मैं उसी दोस्त जो जिसने मुझे बताया प्लान को, उस दोस्त के पास गया और बोला कि यार मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूँ, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को प्लान शेयर करता हूँ, लेकिन जिनको बताता हूँ, पता नहीं वो लोग रिएक्शन ऐसा देते हैं कि लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो उसने मुझसे पूछा क्या वो लोग पूछते हैं? तो मैंने कहा कि वो लोग पूछते हैं कि ये कंपनी कितनी पुरानी है? तो मैं बोलता हूँ कि कंपनी तो अभी तो 7-8 महीने हुए हैं। तो ठीक है, जब 2-3 साल पुरानी हो जाएगी कंपनी उसके बाद मेरे पास आई। और क्या पूछते हैं? मैं बोला और पूछते हैं कि ये बताओ तुमने कितना पैसा अभी तक इस जो शॉप से कमाया है, जो लाख करोड़ की बात कर। तो मैं झूठ क्या बोलूँ? मैं बोलता हूँ अभी तक तो कुछ भी नहीं कमाया। जब लोग ज्वाइन करेंगे तभी तो पैसे कमाएँगे, वैसे पैसे कैसे कमाएँ? तो ठीक है, जब जब लोग ज्वाइन करेंगे और जब तुम्हारे ड्यू शॉप से चेक आ जाएँगे, पैसे आ जाएँगे, उस समय मेरे पास। तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके के सवाल हैं, जो सवाल मैं आंसर उस तरीके से कर नहीं पा रहा और मुझे लग रहा है कि शायद ये जगह मेरे लिए नहीं। और मैं आपको बताऊँ लिटरली कि एक बार तो मैंने ये भी सोच लिया था, उनको ये बता भी दिया कि अगर कुछ कट-कुट करने के बाद कुछ पैसे अगर वापस रिफंड भी ड्यू शॉट में मिलने का चांस है, तो मुझे रिफंड करवा। सोचिए ये क्रॉन्जवेल बोल रहा है। कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुँचा। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि एक बात बताओ, जब कोई मरीज हॉस्पिटल में मर जाता है फाइनल, तो मर जाने के बाद क्या वो जिंदा हो सकता है? मैंने कहा मर जाने के बाद तो कहीं कोई जिंदा नहीं होता। तो उसने कहा कि जब ड्यू सॉफ्ट के अंदर एक बार तुम्हारा पैसा चला गया ना, तो फिर अब वो वापस का कोई गुंजाइश नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब वापस का गुंजाइश ही नहीं तो कुछ नहीं। उसने कहा कि और जो तुम्हारे कुछ लोग हैं लिस्ट में, ऐसा करो उन लोगों से तुम मुझे मिलो और मैं उसको प्लान करता हूँ, देखता हूँ कुछ कन्वर्ट करने। मेरे पास उस समय जितने भी लोगों के कॉन्टैक्ट थे लगभग मैंने सबको बता दिया था। पटना में भी बता दिया, अपने गाँव में बता दिया, मधुबनी जहाँ-जहाँ मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं सबको लगभग मैंने किया। मैंने कहा अब उस तरह का तो कॉन्टैक्ट नहीं है, बचा ही नहीं है कुछ अब। सभी लोगों को तो बता दिया। अब तो ये स्थिति है कि मोहल्ले में जब मैं निकलता हूँ, तो सारे लोग जो गेट पे रहते हैं, वो गेट के अंदर चले जाते हैं, कि फिर से कहीं ना ये दोबारा रिसॉर्ट का प्लान बता दें। ये स्थिति हो गई है, हो सकता है कि मोहल्ला छोड़ के दूसरा मोहल्ला ना जाना पड़े। तो ठीक है, दिमाग में जो डालो, देखो और कोई कहीं से लिंक्स निकले। रात भर मैं सोचते रहा उसी दिन और अगले दिन सुबह फिर उससे मिला। तो उसने कहा कि मिला कोई लिस्ट मिला? मैं बोला हाँ, लिस्ट तो मिला है, तो चलो ठीक है मैं इसको करने चलूँगा तुम्हारे साथ। मैंने कहा लिस्ट तो मिला है, लेकिन ये लिस्ट जो मिला है ना, ये यहाँ का लिस्ट नहीं। बोले कहाँ का लिस्ट? मैंने बोला कि ये लिस्ट जो है ये काठमांडू का लिस्ट। बोला काठमांडू का? ये तो नेपाल का कैपिटल काठमांडू तो बहुत दूर है। बोला हाँ, दूर तो है, लेकिन वो एक मेरा पुराना दोस्त था जो क्लास 2-3 में ही मेरे साथ पढ़ता था और उसके बाद वो चला गया था काठमांडू अपने फादर के पास। उसके फादर वहाँ पे एक शॉप थी उनकी साड़ी की, और वहीं पे वो लोग फैमिली के साथ रहते। तो एक वो दोस्त मेरे पास है, अगर बोलो तो मैं उसको जाके प्लान करूँ। तो वो बेचारा चुप हो गया, वो लगा कि अभी काठमांडू जब यहाँ पे पटना में, बिहार में 100 लोगों को बता के एक भी ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाया, तो काठमांडू जाके ये क्या करेगा? तो वो चुप हो गया। मैंने उसको पूछा कि ये बताओ, सोचिए ये कन्वर्सेशन ऑफलाइन के साथ हो रही। मैंने उसको पूछा ये बताइए आप कि ये आपको क्या लग रहा है कि मैं इस सिस्टम के अंदर सक्सेस कर सकता हूँ? मैंने सीधा सवाल पूछा। उसने कहा नहीं, मुझे तो लगता है कि आप सफल हो सकते हैं, जैसा कि आपके अपलायंस हमेशा बताते हैं ना। तो मुझे अच्छा लगा सुन। तो मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं सफल हो सकता हूँ, तो आप मुझे क्या 1000 रुपए कर्ज दे सकते हैं? अब बेचारा चुप हो गया वो। क्योंकि मुझे पता था कि ये सिस्टम जो चलता है, सिस्टम में जब आपकी वर्किंग होगी, जब लोग जुड़ेंगे, तभी तो आपके पेमेंट्स आएँगे, पैसे बन। मुझे पता नहीं कहाँ से उस व्यक्ति ने पैसे मैनेज किए, क्या किया। अगले सुबह 1000 रुपए मेरे पास आ गए उनके ज़रिए। मैं शाम को बस पकड़ा पटना से, सुबह पहुँचा रक्सौल, जो बिहार का नेपाल के साथ सटा हुआ बॉर्डर है। पूरे दिन रक्सौल और वीरगंज में घूमते रहा, क्योंकि पता चला कि काठमांडू की सारी बसें रात को जाती है, नाइट सर्विस बसें हैं। फिर रात में बस पकड़ी वीरगंज नेपाल से और सुबह पहुँचा काठमांडू, और मेरे पास वो सिनेमा स्टाइल का वो पुराना डायरी में वो उसका एड्रेस लिखा हुआ था। एक ही चीज़ दिमाग के अंदर लग रहा था कि कहीं मैं जाऊँ, पता चले पहचाने नहीं तो क्या होगा, नहीं होगा। करते-करते मैं सुबह 7 बजे काठमांडू पहुँचा बस स्टॉप पे, और वहाँ से लगभग 3 से 4 घंटे तक वहीं आजू-बाजू बैठा रहा, घूमते रहा। 11 बजे तक के बाद लगभग मैं उस एड्रेस को खोजते-खोजते, जो विशाल बाज़ार, अगर आप काठमांडू गए होंगे तो वहाँ का एक बहुत बहुत अच्छा एरिया है।
न्यू रोड बोलते हैं, न्यू रोड पे विशाल बाजार में उसकी दुकान थी। वहां पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद उसका दुकान का एड्रेस डाला हुआ था। जब देखा ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, मैं घुसा तो देखा कि मेरा दोस्त भी जो है वहां बैठा हुआ था, उसके फादर बैठे हुए थे। तो मन के अंदर जो शंका चल रही थी कि पहचानेगा नहीं पहचानेगा, देखते ही वो पहचाना, वो खड़ा हुआ, देखते रहे तुम यहाँ अचानक। तो फिर हाई हेलो हुआ। मेरे दिमाग में तो डिसॉर्ट बैठा हुआ था, मैं सोचा कि अब यही इसको बताते हैं। तो उसने पूछा किस क्यों आए हो, कैसे आए हो? तो मैंने कहा कि बस एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हम लोग ज्वाइन किए हैं और उसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में सोचा कि तो ठीक है, क्या है बताओ थोड़ा बहुत। वहीं पे मैं वहीं पे बैग से पैड निकाला और बताना शुरू किया। मुझे याद है आज भी कि जैसे मैंने डी लिखना शुरू किया था, डी लिखा और डी लिखते ही देखा कि उसके पिताजी भी आके बगल में बैठे। जैसे उनके पिताजी बगल में बैठ गए, मैंने कॉपी को बंद कर दिया। तो उनके पिताजी ने कहा कि बताओ बाबू, क्या 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 बता रहे हो, बताओ ना। मैं बोला नहीं नहीं, थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा देर के बाद बताएंगे, थोड़ा सा भी ये चलो घर पे चलते हैं। तो वो मेरे साथ जो मेरा दोस्त था वो घर पे गया। मैं सोचा कि अभी इसके पिताजी के पास बताऊंगा तो अब जिस तरीके से पिताजी तो हर किसी के एक ही हैं, जैसे मेरे पिताजी वैसे उसके पिताजी। हो सकता है कि मैं अपने देश से दूसरे देश आके प्लान कर रहा हूँ और वहां पे कुछ हो जाए, तो अब ये मेरे लास्ट चांस, आखिरी चांस। मैं उसके घर पे गया, उसको प्लान बताया और प्लान बताने के बाद उसने मुझसे सबसे पहला सवाल पूछा कि ये बताओ कि अभी तक जो है ये नेपाल में कितने लोग ज्वाइन। मैंने कहा नेपाल में की बात तो नहीं मुझे पता है, बिहार में मैं अभी पहला हूँ, अभी तो कोई नहीं है बिहार में भी। और नेपाल में भी अगर तुम ज्वाइन करोगे तो पहला ही होगा, अभी तो कोई नहीं ज्वाइन। कोई नहीं है तो कैसे होगा काम? मैंने बोला यही तो अपॉर्चुनिटी है, जब कोई नहीं है तभी तो काम होगा, जब सब आ जाएंगे तब कहाँ काम। उसने कहा तुम्हें भरोसा है कि हम लोग मिलके अच्छा काम कर सकते हैं? बिल्कुल मुझे भरोसा है, तभी तो मैं आया। वो गया अपने पापा के पास, पापा से बात करके उसने पैसे अरेंज किए और हम लोग गए नेपाल एवरेस्ट बैंक, जो नेपाल की सबसे बड़ी बैंक है, और वहां से जाके ड्यूसॉफ्ट का ड्राफ्ट बनाया। और जब वो ड्राफ्ट मेरे हाथ में आया ना, तो मेरे दिमाग के अंदर एक ही चीज चल रही थी कि आज सोचिए मैं पिछले 3 महीने से स्ट्रगल कर रहा हूँ, 100 से ज्यादा लोगों को प्लान कर चुका हूँ, एक भी व्यक्ति ने मुझे हाँ में आंसर नहीं दिया। और मैं आज अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर, इवन अपने देश से दूसरे देश आके एक व्यक्ति का प्लान किया और उस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन कर लिया और वो डिमांड ड्राफ्ट मेरे हाथ में आ गया। तो वही ड्राफ्ट हाथ में आते आते ही दिमाग में आया कि अब जब मैं यहाँ से पीछे जब जाऊंगा अपने घर पे, अपने जगह पे, तो फिर वापस मुड़ के नहीं देखना। ये उसी डिमांड ड्राफ्ट के साथ ही हाथ में सोच लिया। 2-3 दिन उसके पास काठमांडू रहा, 2-4 लोग उसके थे, उसको प्लान बताया, उन लोगों ने भी पॉजिटिव थोड़ा-सा रिस्पॉन्स दिया। पहली बार कुछ लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए तो अच्छा लगता है थोड़ा-सा, क्योंकि 3 महीने से लगातार नेगेटिव रिस्पॉन्स सुन रहा था। और वापस जब आया तो जो होता है ना कि दिमाग के अंदर जब आप काम करते हैं ना, तो आपके दिमाग में 2 तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। पॉजिटिव चीज़ें चलती हैं, नेगेटिव चीज़ें चलती हैं। आप जिस चीज़ को ज़्यादा एक्वायर करते हैं, वो चीज़ आप पे हावी हो जाती है। तो मैं जिन लोगों से मिल रहा था, ज़्यादातर नेगेटिविटी ही वाली चीज़ थी, तो मेरे दिमाग के अंदर भी नेगेटिव हावी हो गई। मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करता भी था, रात में पॉजिटिव होता था, सुबह जाके फिर 2-3 प्लान किया, वो 2-3 लोगों ने फिर से उल्टा फूक मार के मुझे नेगेटिव कर दिया। तो उस नेगेटिव पॉजिटिव के कश्मोकश में वो जो मेरा एक रिजल्ट था, वो समझिए कि वो मतलब कहते हैं ना कि वो आपको जो है बहुत ही दूर, जब आप रेगिस्तान के अंदर रहते हैं और कहीं पे आपको परछाई दिख जाती है, वो परछाई की तरह कि थोड़ा-सा छाँव मिल जाएगा। और उसके बाद मैंने कुछ और कॉन्टैक्ट्स पटना के थे, उन लोगों को प्लान किया, मेरा जो वाइब्रेशन था वो थोड़ा-सा पॉजिटिव हो गया। और मुझे आज भी याद है कि 19 दिसंबर 2001 ये तारीख थी, जिस तारीख को ड्यूसॉफ्ट ने मेरे घर के ऊपर, चूँकि आज तो डिजिटली आपके अकाउंट्स में तुरंत पैसे क्रेडिट होते हैं, लेकिन उस समय ड्राफ्ट कंपनी भेजती थी, चेक भेजती थी। पहला चेक ₹1900 का पहला चेक ड्यूसॉफ्ट ने मुझे भेजा था और वो तारीख थी 19 दिसंबर 2001 की। और मुझे पता था कि ये चेक मेरा आने वाला था। मैं वेट कर रहा था 5-7 दिन तक लगातार कि कभी कोई एक कुरियर वाला या रजिस्ट्री वाला का साइकिल जो है वो मेरे घर के पास आके रुकेगा और वो लिफाफों की झोली में से वो लिफाफा निकालेगा। ये सारा चीज़ मेरे दिमाग के अंदर चल रहा था और वो 5-7-6 दिन के बाद वो चीज़ हुआ। एक व्यक्ति आया, उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और बोला एड्रेस है आपके नाम से कुरियर आया है दिल्ली से। मुझे पता था कि उस कुरियर के अंदर क्या है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ड्यूसॉफ्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपको पहले से पता होता है। वो लिफाफा मुझे मिला, आज भी वो लिफाफा मैं अपने ड्रॉवर के अंदर रखा हुआ हूँ, वो लिफाफा जो पहला चेक मेरा आया हुआ। और उस चेक के साथ
जब उस लिफाफे को मैंने खोला तो देखा कि बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम प्रिंट है, सुधांशु शेखर झा, और नीचे में 1900 लिखा हुआ है, और ब्लू पेन से ऋषि सर का सिग्नेचर किया हुआ है उसमें। मेरे लिए वो सिग्नेचर नहीं था, मेरे लिए तो वो समझिए कि वो एक गिफ्ट था, वो एक ऑटोग्राफ था। और मुझे यही लगा कि अगर ऋषि सर इस सिस्टम के जरिए इस 19 साल के लड़के के 1900 रुपए के चेक पे साइन कर सकते हैं, तो अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इस लड़के का चेक तो यही होगा, उसका लाइन लेंथ तो वही होगा, लेकिन ये जो कॉलम है 1900 का, उसमें मिनिमम 1.5 लाख रुपए, और साइन करने वाले भी वही ऋषि सर। दिमाग में चीजें चलने लगी, और उसके बाद जो काम हुआ वो काम इस तरीके से हम लोगों ने किया, इतना खतरनाक किया कि आपको मैं बता दूं कि आज भी 22 साल के बाद, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे जुनूनी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन लोगों के दिमाग में जब चीजें अच्छी चलने लगेगी तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा कर दे ड्यूसॉफ्ट में जो आज तक नहीं। तो पिछले 22 साल से मैं एक ऐसे जुनूनी ड्यूसॉफ्टियन की तलाश में हूं जो कभी मेरा उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाए। और वो रिकॉर्ड जो मैंने बनाया ड्यूसॉफ्ट में, वो रिकॉर्ड मेरा था कि मेरा जो पहला फाइनेंशियल ईयर था, फर्स्ट ईयर जो मेरा ड्यूसॉफ्ट का था फाइनेंशियल ईयर, और जो मैंने प्लान देखा था, मैंने आपको शुरू में कहा कि मैंने जो ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के समय में मेरा एक ही यूएसपी था कि अगर ये प्लान कागज पे किसी ने मुझे दिया और ये कागज पे हो सकता है, तो और कौन करेगा नहीं करेगा ये मुझे नहीं पता है, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं। और उस एक साल के अंदर जो मेरी इनकम थी, आप जो प्लान देते हैं, प्लान के अंदर आप कितना बताते हैं, एक साल में अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी 2-2 के हिसाब से, तो आप एक साल में 8,190 लोगों की टीम बनाएंगे, और पैसा कितना कमाएंगे, पैसा कमाएंगे 49 लाख। मैं आपको बता दूं कि उस एक साल की जो मेरी इनकम थी, वो 49 लाख के टारगेट को भी मैंने अगले एक साल में ब्रेक कर दिया था, और उस एक साल में मेरी इनकम थी 52 लाख, 52 lakhs इन अ ईयर। आप सोच सकते हैं कि 19 साल की उम्र में जो लड़का कभी 1200 रुपये महीने लेके, बोलना नहीं इस चीज को, 1200 रुपये महीने लेके जो लड़का एक साल पहले अपने घर से पैसे मंगवा के पटना में अपनी पढ़ाई कर रहा था, उस लड़के के पास ड्यूसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म के जरिए एक साल में 52 लाख रुपया है। तो ये बातें मैं इसलिए शेयर करना चाह रहा हूं कि ये रिकॉर्ड मेरा अभी अनबीटन है, और मैं जरूर चाहूंगा कि जितने जुनूनी लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने 22 साल पहले इस काम को किया था, जिस समय यह सिस्टम बिल्कुल जीरो था, सिस्टम की जड़ें एकदम मजबूत नहीं थी, सब कुछ नया था, मैं नया था, और उस समय वो रिकॉर्ड बना। आज सिस्टम की जड़ें मजबूत हैं, आज सिस्टम 22 साल पुराना है, हमारे पास 20 से 21 साल का अनुभव है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। अगर आप चाह लें तो जुनून के साथ काम करके उस 52 लाख के टारगेट को हिट कर सकते हैं। क्योंकि जब कभी भी जो चीज आपको सबसे ज्यादा चैलेंज करती है ना, उसी चीज को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो चैलेंज से नहीं डरना है। जिंदगी में पहली बार आप सोचिए, जो लड़का 100 में खेल रहा था, 1200 में खेल रहा था, उसको ड्यूसॉफ्ट के अपॉर्चुनिटी ने एक साल के अंदर ही उसकी जिंदगी को 360 डिग्री पे चेंज कर दिया। और 360 डिग्री पे चेंज करने का मतलब समझने क्या होता है कि एक साल के बाद जब मैं अपने कॉलेज की, चूंकि पढ़ाई तो मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट में कर रहा था, जब सेकंड पार्ट का एग्जामिनेशन में देने गया तो उस समय जो मुझे गार्ड करने के लिए बीए का जो मैं एग्जाम दे रहा था, तो जो मुझे गार्ड करने के लिए टीचर आते थे, वो आते थे, उस जमाने में चलता था, आज वो स्कूटर नहीं चलता है। आप में से अगर नए लोग होंगे तो उसका नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर पुराने लोग होंगे तो जानते होंगे कि वो स्कूटर एक चलता था, LML वेस्पा, वेस्पा कंपनी थी। और हमारे जो इन्विजिलेटर थे, टीचर्स जो गार्डिंग करने आते थे, वो वेस्पा से आते थे। और मैं अपनी 4,64,000 की चमचमाती उसी साल हुंडई कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई थी। सोचिए, ये बात मैं कब की बता रहा हूं, हुंडई ने अपनी पहली कार लॉन्च की थी, और उस कार का नाम आपको पता है कौन सा कार था? उस कार का नाम था सेंट्रो। और उस सेंट्रो कार की जो सबसे टॉप मॉडल थी, 4,64,000 की, उसके बाद 30,000 का उसमें हमने वो जो है साउंड बॉक्स लगाया था। और उस साल एक सलमान खान की पिक्चर, चूंकि जब चीजें रील फ्लैशबैक में चलने लगती है तो याद आने लगता है, तो उसी साल वो पिक्चर आया था सलमान खान का, तेरे नाम राधे वाला। तो जो लोग उस समय थोड़े से हल्के हो जाते, ढीले पड़ जाते थे ना, तो एक बार बोलते थे कि सर आप अपने गाड़ी में बिठा दीजिए और वो तेरा नाम का गाना बजा दीजिए, और देखिए फिर ये कैसे चार्ज होके काम करता है।
तो आप सोच के देखिए कि प्रोफेसर्स जो थे वो आ रहे थे स्कूटर से और मैं एग्जाम देने जा रहा था अपनी चमचमाती कार से। मुझे याद है आज भी कि 5वें दिन जो मेरा आखिरी एग्जाम था, प्रोफेसर को जब मैं अपनी कॉपी सबमिट किया और कॉपी सबमिट करके मैं निकल रहा था, तो उन्होंने मुझे रोका कि 1 मिनट रुको। मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने मुझसे पूछा कि अ, ये बताओ तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मैंने कहा सर पापा तो वही करते हैं जो आप। अच्छा टीचर हैं? जी सर। तुम क्या करते हो? मैंने कहा अभी तो सर मैं 5 दिन से एग्जाम ही दे रहा हूँ आपके पास ग्रेजुएशन का, और मैं क्या करता हूँ उसके लिए तो सर आधे घंटे का अगर आप वक्त देंगे तभी मैं बता पाऊंगा मैं क्या करता हूँ। उनको लगा कुछ तो ये अलग है कि ये उन्होंने मतलब डिफरेंस होता है ना। आप सुनते हैं ना कि जब जब कि कोई चीज प्रत्यक्ष हो जाती है तो प्रत्यक्ष को फिर बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं देना है। प्रिंसिपल स्कूटर से आ रहा है और लड़का जो बीए का एग्जाम दे रहा है वो अपनी कार से जा रहा है, और वो भी ऐसी कार नहीं, उस समय जो कॉमन कार होती थी वो मारुति 800। अगर मारुति 800 भी लोगों के पास हो तो बहुत बड़ी कार। तो उन्होंने मुझे समय दिया और संडे को शाम में हम लोग उनके घर पे गए, उनको ड्यू शॉप का प्लान शेयर किया प्रोफेसर साहब को, और प्लान शेयर करने के बाद उन्होंने जो ज्वाइनिंग दी वो खुद की ही ज्वाइनिंग दी, अपनी ज्वाइनिंग दी, अपनी वाइफ की ज्वाइनिंग दी और अपने बेटे की ज्वाइनिंग। 3 ज्वाइनिंग मैं उनसे एट ए टाइम लेके आया, याद है मुझे। और पहली बार ये समझ में आया कि लोग जो है गुरु से शिक्षा लेने के बाद उनको गुरु दक्षिणा देते हैं। मैं पहला ऐसा शिष्य था जो गुरु का ही दक्षिणा लेके आ गया। गुरु ने ही मुझे दक्षिणा दे दिया 3 आईडी के रूप में। और उसके बाद जो उनकी कहानी बनी, जो वो कॉलेज में पिछले 15 साल से जॉब कर रहे थे, नहीं कर पाए थे, उन्होंने 2 साल ड्यूसॉफ्ट के अंदर अगले 2 साल मेहनत करके वो पटना में 4 मंजिल की शानदार सी इमारत बना ली, कार खरीद ली, सारा कुछ। मतलब परिवर्तन सिर्फ हमारे लाइफ के अंदर ही नहीं हुआ, परिवर्तन हम लोगों के साथ जो लोगों ने काम करना शुरू किया उनके लाइफ के अंदर। मुझे याद है जब हम लोग छुट्टियों में घर जाया करते थे, कभी-कभी मौका मिलता था, तो हमारे पिताजी को सारे लोग जो पापा के दोस्त थे वो लोग बोलते थे मेरे बारे में स्पेशली कि अब आपका जो बड़ा लड़का है ये बेकार हो गया, अब ये कुछ करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और बीए पास करने वाला, बीए करने वाला कोई वैल्यू नहीं। अब ये बेकार हो गया। जब ये चीजें मेरे दिमाग में जाती थी तो लगता था यार क्या मैंने गुनाह किया है, अचानक से क्यों मेरे बारे में लोग दूसरा कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं। उसी बेकार लड़के के पास आज ड्यूसॉफ्ट की वजह से 4-4 कार, मेरे परिवार के अंदर 4 लोग हैं और 4 कार। कभी एक लड़का जिसको लोग बेकार कहते थे, आज उसके पास 4 कार। आप सोच के देखिए, जब मैंने ड्यूसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था और 1200 रुपए की महीने से घर से जो पैसे आते थे, तो मेरे लॉज में जहाँ पे मैं रहता था, जहाँ पे वहां पे 4 लड़के हम लोग एक साथ रहते थे और 800 रुपए उस लॉज का किराया था महीने का। तो मेरा जो बेड था लगभग 2 से 2.5 फीट का बेड था, और मैं चूंकि अपने आप को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रखने की कोशिश करता हूँ हमेशा, तो वो जो 200 रुपए का बेड था, वो 200 रुपए का बेड आज भी मेरे पास है। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे घर पे आए हैं, वो जानते हैं कि वो 200 का बेड आज भी मैं सहेज के रखा हूँ। लेकिन आप सोच के देखिए कि एक प्लेटफॉर्म ने मेरी जिंदगी को उस 200 रुपए के बेड से उठा के आज 2 करोड़ के घर तक पहुंचा दिया। अब आप सोचिए कि आप इस लेवल पे जब आते हैं तो आप इस ड्यूसॉफ्ट को, इस प्लेटफॉर्म को, इस सिस्टम के क्रिएटर ऋषि सर को आप किस तरीके से आप शुक्रिया करेंगे, आप यकीन नहीं कर पाए। जहां पे लोग कहते हैं कि हमारे पास मौके नहीं है, मैं तो समाज में एक ऐसे घर में पैदा हो गया जहां पे अच्छी किताबें नहीं मिली, अच्छी एजुकेशन शिक्षा नहीं मिली, अच्छा ड्रेस नहीं मिला, मैं तो अच्छा कर सकता था, मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, सब कुछ। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ड्यूसॉफ्ट को साइन करना, ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन करना मेरे लाइफ के अंदर इतना बड़ा वो एक निर्णय था, जिसने आज पूरे मेरे लाइफ को नहीं, मेरे साथ साथ मेरे पूरे खानदान के लाइफ को बदल के रखे। तो आप इसको ये नहीं समझे कि ये जो है ये 10,500 की अपॉर्चुनिटी है और ये बहुत छोटी चीज है, क्योंकि आज के तारीख के अंदर 10,500 की कोई वैल्यू नहीं होती। आज लोग एक ठीक ठाक मोबाइल भी खरीदते हैं तो मोबाइल भी 15,000, 20,000, 25,000 की आती है और 6 महीने के अंदर वो खत्म हो जाती है, फिर अगला खरीदते हैं। तो आपको 10,500 के हिसाब से इस अपॉर्चुनिटी का आकलन नहीं करना है। ये 10,500 से एंट्री जरूर आप ले सकते हैं, लेकिन ये 10 करोड़ की चीज है, ये 100 करोड़ की चीज है। आप इस चीज को समझेंगे तब आप इसके जरिए काम कर पाएंगे। और कोई भी व्यक्ति आज जिसके पास कहीं से भी लगे कि हमने जिंदगी में मौके मिले थे, मौके गंवा दिए, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं, मैं क्या करता, मुझे तो एक अच्छा घर नहीं मिला, बरसात में घर जो है पानी रिस रहा था, पक्का मकान देखा नहीं,
समाज के सबसे आखिरी पंक्ति में हम लोग आते हैं, कर सकता था, नहीं कर पाया। मैं कहता हूं कि किसी भी तरह के ऐसे व्यक्ति जिनको लगता है कि नहीं, वाकई में उनके अंदर कुछ जुनून बचा हुआ है, अगर उस जुनून को लाके सिर्फ इस सिस्टम के अंदर अपने आप को समर्पित कर देना, तो ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो उस समर्पण के भावना के साथ आपको आपके नाम के आगे करोड़पति तो लगवा दे। ये मैं आपको दावे के साथ गारंटी दे रहा हूं, लगवा देगा। लेकिन वो समर्पण का भावना चाहिए। आप सोचते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कुत्ते को आपने देखा होगा, और आप पानी के अंदर कुत्ते जब जाते हैं तो आराम से तैर के निकल जाते हैं। हम लोग स्विमिंग सीखे हैं, आपने स्विमिंग सीखा होगा, आपने तैरना सीखा होगा। आपने कभी कुत्ते को तैराकी का कोई ट्रेनिंग देते हुए किसी व्यक्ति को देखा होगा? नहीं देखा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी पानी में उतरते ही कुत्ता कैसे तैरने लगता है? जब पानी में कुत्ता पहुंचता है ना, तो वो पानी को अपने आप के प्रति पूरी तरीके से समर्पित कर देता है कि अब मैं आ गया पानी में, जो तुम्हें करना कर दो। तो हम लोगों ने अपने आप को ड्यूसॉफ्ट के प्रति पूरी तरीके से समर्पित कर दिया कि अब मैं इस सिस्टम के अंदर आ गया, अब मुझे पता है कि ये सिस्टम मुझे आगे ही लेके जाए। और आप सोचिए कि मैं जो बातें बोल रहा हूं और मैं जिस वक्त में अचीव किया, उस वक्त में और आज में जमीन आसमान का फर्क है। आज आपके पास वो हर तरह की चीजें हैं जो चीजें हम लोगों के समय में बिल्कुल नहीं थी। हम लोग के समय में अचीवर्स नहीं थे। हम लोग के समय में जो मैं लोगों को दिखा सकता था वो कुछ नहीं था, अपना ही कुछ आता था तो वो लोगों को दिखाता था। आज आपके पास सोचिए, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे चिंटू सर जैसे लोग बैठे हुए हैं, आप उनको देखिए स्क्रीन पे, वैसे वैसे लोग हैं जो देखने में भले ही आपको बहुत सिंपल लगते हो, 5 लाख से ज्यादा लोगों की टीम बना के बैठे हुए, 5 लाख लोग। जहां पे मेरे जैसा व्यक्ति 3 महीने में एक व्यक्ति को ज्वाइन नहीं करा पाया, वह उस पोजीशन में आज 5-5 लाख लोगों की टीम। रणवीर सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो जब उनकी आपने स्टोरी सुनी होगी तो सुना होगा कि उनके गांव में सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, वो अपने गांव के पहले मैट्रिक पास करने वाले विद्यार्थी थे। और आज हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा मेट्रो सिटी है जिस मेट्रो सिटी में सर का घर नहीं है। किसकी वजह से हुआ? ये सारा का सारा कुछ ड्यूसॉफ्ट की वजह से हुआ। और क्या इसके बदले रणवीर सर का डिग्री ड्यूसॉफ्ट ने चेक किया? रणवीर सर का जो है, जो बैकग्राउंड था फैमिली का, कि उनके घर पे सड़क है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, ये चेक किया? वो गांव के पहले मैट्रिक पास विद्यार्थी से चेक किया? कुछ चेक किया? नहीं किया। सिर्फ रणवीर सर का जुनून चेक किया, और उस जुनून के दम पे यहाँ पहुंचा। यहाँ पे मनीष सर बैठे हैं, आप सभी लोग उनको जानते हैं कि ड्यूसॉफ्ट के हिस्ट्री में आज तक जो बेस्ट ट्रेनर ऋषि सर ने जिनको नवाजा कि इससे बेहतरीन ट्रेनिंग ड्यूसॉफ्ट में कोई नहीं दे सकता। 20,000 लोगों के बीच में, मुझे आज भी याद है तालकटोरा स्टेडियम में जब प्रोग्राम हो रहा था, तो ऋषि सर ने कहा ये जो बातें बोलता है, ये बातें किसी के दिल और दिमाग में एक साथ जाती है। अगर आपने ऑनलाइन भी कभी सुना होगा तो आप जानते हो। ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग अपनी जिंदगी को शून्य से उठाए और शून्य से उठा के टॉप तक ले गए। मुझे याद है मनीष सर का कैपिंग जब कभी टूटता था ना, तो हम लोग उस समय पार्टी करते थे। सोचिए, आप कब का पार्टी करते हैं? जब किसी का कैपिंग होता है। और मनीष सर का कैपिंग कभी टूटता ही नहीं था। जिस किसी दिन कभी गलती से एक आधा स्टेप से छूट गया, उस समय 1.5 लाख की जो कैपिंग थी तो 1,46,000 बन गया, 1,42,000। तो हम लोग उस दिन बोलते थे कि अगर 1,42,000 बना तो 8,000 का बैलेंस है, 8,000 ये खर्चा करने पड़ेगा, पार्टी देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। साल के 78 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। सोच के देखिए, जब उन्होंने पहली गाड़ी खरीदी मनीष सर ने, और पहली गाड़ी वो थी, वो झारखंड की ही पहली गाड़ी थी, और सीधा इनकम टैक्स का लव लेटर मनीष सर के घर पे बोकारो पहुंच गया था। ये लड़का 20 साल में कौन सा गाड़ी खरीद लिया कि झारखंड का पहला गाड़ी है, जब पहली उन्होंने इनोवा खरीदी थी। और सरकार को जवाब देते देते वो परेशान हो गए। तो ये इतनी सारी कहानियां ड्यूसॉफ्ट के अंदर है। सोचिए, बिना कुछ बैकग्राउंड के आप जब ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करते हैं, ड्यूसॉफ्ट का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2 पेज का रहता है, उस पेज में कहीं कुछ लिखा हुआ है कि आपकी डिग्री चाहिए, आपकी सर्टिफिकेट चाहिए, आप काले हैं, गोरे हैं, उजले हैं, किस जाति के हैं, धर्म, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आपके दिल और दिमाग में जुनून है या नहीं है, आपके सपने हैं या नहीं है, या आपके सपने नहीं भी हैं, सपने मर भी गए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर ये हुनर है, ये ताकत है, ये विश्वास है कि उस मरे हुए सपने को फिर से कब्र से जिंदा निकालने की। अगर ये ताकत है तो उस कब्र में जो
सपना मर गया, आपको उसको फिर से जिंदा निकालिए। और आपको यकीन दिलाता हूं कि ये सपने जिंदा होंगे नहीं, वो सपने सारे एक एक करके ड्यूसॉफ्ट पूरे करें। हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जितने सारे सपने ड्यूसॉफ्ट से देखे थे, वो सारे सपने तो पूरे हो ही गए। बहुत सारे ऐसे सपने ड्यूसॉफ्ट से पूरे हुए जिन सपनों को हम लोगों ने देखा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि ये भी हो सकता है। एक कार का सपना कोई भी सोच सकता है, लेकिन 4 कार हो जाएंगे, ये सपना थोड़ी कोई देखता है। एक छोटा सा घर हो जाएगा, अच्छा देखता है, लेकिन आज करोड़ों का घर हो जाएगा, एक शहर में घर हो जाएगा, ठीक है, हर शहर में घर होगा। ये सारी की सारी चीजें इस ड्यूसॉफ्ट की वजह से हमारे लाइफ के अंदर पॉसिबल है। तो इसलिए इस सिस्टम को मैंने जो कहा कि इसको 10,500 के हिसाब से नहीं तोलना है। ये अनमोल सिस्टम है, ये करोड़ों का सिस्टम है, और ये करोड़ों का सिस्टम को आप जितनी वैल्यू करेंगे, ये सिस्टम भी आपको उतनी ही वैल्यू करेगा। न्यूटन साहब ने कहा ना, अगर आप फिजिक्स में पढ़ा होगा कि बॉल को आप जितनी तेजी से नीचे मारेंगे, बॉल क्या होगा, उतनी तेजी से ऊपर जंप करेगा। तो आप इस सिस्टम को जितने सीरियसली लेंगे, ये सिस्टम भी आपको उतना ही सीरियसली लेगा। आप अगर कैजुअल है तो सिस्टम भी कैजुअल है। आज आप सोच के देखिए कि इस कोरोना जैसी महामारी जो पिछले 2 साल हुई है, इस 2 साल में पूरी दुनिया चौक थी, खत्म थी कहानी। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जिन लोगों का किसी भी वीक अगर पेमेंट्स आपका बना होगा, तो उस वीक में जो ड्यू डेट कंपनी ने दिया, उस डेट में एग्जैक्ट तारीख को ट्रांसफर हुई होगी। पूरे 2 साल के कोरोना महामारी के पीरियड में जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठ गई, लेकिन ड्यूसॉफ्ट ने एक भी ऐसा सप्ताह नहीं छोड़ा जिस सप्ताह उसने हमारे अकाउंट्स के अंदर पैसे नहीं दिए। आप इससे कंपनी की कमिटमेंट समझ सकते हैं। कंपनी भी बहाना बना सकती थी कि कोविड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पूरा दिल्ली बंद है, सब कुछ हो सकता है, 2 महीने के बाद पेमेंट जोड़ के दे देंगे, हो सकता था ना। लेकिन सोचिए, कभी बात हो ऋषि सर से या अनुराग सर से, तो सोचिएगा कि सर इस कोविड पीरियड में आप लोगों ने कैसे एसोसिएट्स की वीकली चेक्स दे दिए। ये होता है कंपनी का अपने एसोसिएट के प्रति इमोशनल जो अटैचमेंट। हमें एक बार वो मैसेज बोर्ड में लिख देते कि 2 महीने तक नहीं होगा, 2 महीने के बाद पेमेंट देंगे, थोड़ी हम लोग कुछ कर रहे थे, लेकिन हर सप्ताह उन्होंने भेजा। आप सोचिए, इससे इससे बड़ी चीज क्या हो सकती कि हम लोग एक परिवार के तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। और आज 21 साल के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि हम लोगों ने जो डिसीजन उस समय लिया, भले ही जोश में ले लिया, जुनून में ले लिया, वो डिसीजन एक ऐसा डिसीजन था जो आने वाले कई पुश्तों तक इस डिसीजन का असर रहेगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर मेरे जिंदगी के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन और बदलाव ड्यूसॉफ्ट ने लाया, तो क्या ये परिवर्तन और बदलाव आपके जिंदगी के अंदर नहीं ला सकता? आपके जिंदगी के अंदर भी ला सकता। बड़ी बात यह कि हमारे और आप में जो फर्क की बात है, तो कोई बड़ा फर्क नहीं है। मैं तो मानता हूं कोई फर्क ही नहीं है। मेरे और आप में अगर किसी एक छोटे से फर्क की बात है, तो वो फर्क की बात सिर्फ इतनी ही है कि मैंने ड्यूसॉफ्ट को 2001 में ज्वाइन किया था, और आप ड्यूसॉफ्ट को 2020 में, 21 में, 22 में ज्वाइन किया। जो फर्क है वो सिर्फ टाइमिंग का फर्क है। और इस टाइमिंग के फर्क में आपको मिल क्या रहा है? इस टाइमिंग के फर्क में मिल रहा है 22 साल की रॉक सॉलिड कंपनी, जिसके ऊपर दुनिया की कोई कंपनी उंगली नहीं उठा सकती। इस टाइमिंग में आपको मिल रहा है, आपको एक से एक अपलाइन, चिट्टू सर, मनीष सर, रणबीर सर जैसे बड़े बड़े योद्धा, जिनके पास इतना नॉलेज का खजाना है कि उनसे नॉलेज लेंगे तो 22 साल उसमें निकल जाएगा अगला। तो ये सारे आपके लिए फायदे हैं। और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि जो अचीवमेंट्स हम लोगों ने 20 साल के अंदर बनाई ना, अगर आप जैसे लोग जुनून के साथ मेहनत करना शुरू कर दें, तो जितनी अचीवमेंट्स मैंने अपने बारे में आपको बताया, इस अचीवमेंट्स को हासिल करने में आपको ड्यूसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म के जरिए 5 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैक्स टू मैक्स मैं बोल रहा हूं 5 साल। लेकिन वो 5 साल कैसे होंगे? वो 5 साल पूरे जुनून के होंगे। दिन और रात के फर्क को भूलना पड़ेगा। आपके दिल और दिमाग में 24 आवर सिर्फ और सिर्फ ड्यूसॉफ्ट ही चलना चाहिए, तभी ये ड्यूसॉफ्ट आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां तक शायद आपने और आपके परिवार के लोगों ने भी सोचा नहीं होगा। यहाँ पे तो हम लोग देखते हैं, लोग 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमाते हैं, उड़ने लगते हैं। अरे यार, ये 2, 3, 4 लाख का सिस्टम थोड़ी है, ये 10, 20, 50 करोड़ का सिस्टम है। इसलिए मैं बोला ना कि मैं वो 200 का चौकी भी रखा हुआ हूँ कि यही 200 का चौकी से 2 करोड़ तक पहुंचा। और अभी अभी क्या है, अभी तो हम लोग नॉट आउट हैं, अभी बाल भी पके नहीं है, देख रहे हैं सब कुछ एकदम ओके है, कहीं से कोई तकलीफ नहीं है। अभी तो 40 के ही हुए हैं, कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और ये आपके लिए प्लस पॉइंट है।
कि आपको अच्छे अच्छे लेवल के मेंटर्स मिल जाएंगे, जिनके पास नॉलेज है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ये सारा चीज जब आपके अंदर पुटअप होगा, तो सोचिए, एक हाथ आपका होगा और एक हाथ हम जैसे लोगों का होगा, तो जब दोनों हाथ मिलेंगे ना, तो फिर कहानी बहुत ही खतरनाक होने। तो मैं सभी यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि नहीं जिंदगी के अंदर बेहतर से बेहतर करें, उनके लिए यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो ड्यू शॉट में जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करिए। और आपकी जब तक तरीके से दाढ़ी आएगी ना, दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी, गारंटी के साथ कह रहा हूं। जब तक आपकी दाढ़ी आएगी, उससे पहले आपकी गाड़ी आएगी, और उस गाड़ी के शोर से दुनिया ये देखेगी, देखो ये किस लेवल पे अचीवमेंट्स किया। तो बहुत सारी चीजें हैं इस सिस्टम के साथ जो हम लोगों ने अचीव किया। और मुझे लगता है कि लाइफ के अंदर जो कुछ भी चीजें एक इंसान अपने आप को सक्सेस होने के लिए सोचता है, चाहता है, वो सारी चीजें इस ड्यू शॉप ने हमारे झोले में डाली। आज सोच के देखिए कि जो हमारी जिंदगी है, आज आज पटना जैसे शहर में अच्छे घर में रहता हूँ, अच्छी गाड़ियां चला रहा हूँ, देश विदेश की साइड की, अभी 2 महीने पहले 10 दिन की ट्रिप पे गया था, दुबई घूम के आया, पूरी दुनिया देखा। लाइफ स्टाइल, परिवार, जो परिवार के लोग कभी वैल्यू नहीं होता था समाज में, आज उनको हमारे नाम से जाना जा रहा है। पहले जब जाता था तो घर के लोग उस तरीके से, ठीक है आ गया है, लेकिन आज 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 जाऊंगा तो 10 दिन पहले से तैयारी घर पे शुरू हो जाती है। तो ये सारा नाम, इज्जत, रिकॉग्निशन, शोहरत, ये चीज एक प्लेटफॉर्म के जरिए मिला, और वो एक डिसीजन के जरिए। तो डिसीजन आप भी ले चुके, प्लेटफॉर्म आपके पास भी हुई। हम लोगों ने पहले ही कह दिया कि मेंटरशिप भी देने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। तो बाकी बस एक कॉलम टिक करना बाकी है, और वो कॉलम कौन सा है? आपकी मेहनत। अगर आप उस मेहनत वाले कॉलम में टिक कर देंगे, तो यकीन मानिए अगला 5 साल ऐसा तूफान मचेगा कि 5 साल के बाद आपको मेरे वर्ड याद आएंगे कि सर ने कुछ ऐसी चीजें कही थी, और वो वर्ड मेरे दिल और दिमाग में ऐसा हिट किया कि उसके बाद मैं सोया। और अगर 5 साल आप बिना सोए रह गए, तो समझिए कि जिंदगी में कोई भी ऐसी अचीवमेंट्स नहीं होगी जो ड्यू सॉफ्ट अपने पास से आपके दामन में, आपकी झोली में नहीं। तो मेरी पूरी उम्मीद है, पूरी शुभकामना है कि जितने सारे भी लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जिस तरीके से इस 22 साल से, इस छोटे, जो आपने मेरा बहुत सारा पिक्चर देखा होगा कि मैं कैसा दिखता था आज से 22 साल पहले, उस रंग रूप को पूरी तरीके से ड्यू सॉफ्ट ने पलट दिया। तो अगर ड्यू सॉफ्ट के अंदर मुझे पलटने की ताकत है, तो इस ड्यू सॉफ्ट के अंदर आपके तकदीर को भी बदलने की ताकत है ना। तो आप एकदम सही जगह पे हैं, सही समय पे हैं, सही लोगों के बीच में हैं। बस उस मेहनत वाले पार्ट के कॉलम को टिक करिए, और देखिए आने वाले 5 साल आपकी जिंदगी के कितने बेहतरीन हो सकते हैं, और किस तरीके से आपने जितने सपने देखे, या जो सपने आपने नहीं देखे, वो सारे सपने एक एक करके पूरे। तो मेरी समझ से आज के लिए इतना ही आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा। और मैं कहना चाहूंगा मिंटू जी को कि प्लीज आप आए मिंटू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अमेजिंग स्पीच रहा सर आपका, और मजा आ गया सुन के सर।